नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम इस हफ्तावार नशरियात से आपको बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल आपको बता दें, ताकि आप शुरू में ही किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल जाके उसकी तशख़ीस करवाएँ और उसका मुकम्मल इलाज करवा लें। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, अगर आप शुरू में ही उसका इलाज कराएंगे तो इलाज सस्ता भी होगा और उससे मुकम्मल सेहतयाबी भी होगी। फिर हमारी कोशिश होती है कि जिस डिज़ीज़ बर्डन हमारी कौम मुल्क सल्तनत को पेश आ रहा हो, हम उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए कुछ अहम सवालात करें और उनका जवाब उनसे लें। तो आज नाज़रीन बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो मच्छरों का हमला आने वाला है। वो हमला जो है वो मानसून की जो पहली सर्ज होगी, जिसमें जून से लेकर अक्टूबर तक देखा जाएगा कि बहुत सारे मच्छर जो हैं वो परवरिश पाना शुरू कर देंगे। उनसे किस तरह बचा जा सकता है और कौन सा मोहलिक मर्ज़ है जो कि मच्छरों से फैल सकता है। दो कब जो है हमारी सोसाइटी कौम अच्छी तरह जानती है कि एक डेंगू और एक मलेरिया, और देखा गया है कि अगर हम आलमी अदारे सेहत के मुताबिक कम से कम 26 करोड़ पूरी दुनिया में 80 ममालिक में जो हैं वो अशख़ास जो हैं मलेरिया से मलेरिया में मुब्तला हुए, और उसमें से तकरीबन 6 लाख के करीब जो थी अमवात वाक़या हुई। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान में अगर देखा जाए 2023 में तकरीबन 3.4 मिलियन ऐसे मरीज़ थे जिनको मलेरिया था, और अब देखा जाए तो वो 1.8 मिलियन पे आ गया है। काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको मलेरिया फ्री मुल्क डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर हम दूसरे ममालिक में देखें तो कोई 40 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मलेरिया पे काबू पा लिया, और 37 ऐसे ममालिक हैं जो मलेरिया फ्री डिक्लेयर हुए हैं, और हाल ही में मिस्र जो है वो भी मलेरिया फ्री हो गया। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो ये अभी भी वबाई सूरत इख्तियार कर गया, और इसमें पंजाब जैसे सूबे में पाकिस्तान के तकरीबन 3200 के करीब मरीज़ जो हैं उनकी तशख़ीस हुई है कि वो मलेरिया में मुब्तला थे। तो उसके लिए नाज़रीन आज मैंने दावत दी है। मेरे साथ एक मेडिसिन के आइकॉन हैं, बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भी हैं, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, जो कि चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने बड़ा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को बड़े खुश असलूबी से लेके चले, और इन्होंने हुकूमतों को बड़े अहम मशवरे भी दिए, जिससे कि काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों में कमी आई। मेरे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद आसिफ, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में एंटमोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी और एंटमोलॉजी के। बड़ा तजर्बा रखते हैं वो। पंजाब के 5-6 शहरों में उन्होंने काम किया हुआ है, और बड़ी महारत से जो है अवेयरनेस भी देते हैं कि मच्छरों को किस तरीके से परवरिश पाने से रोका जाए और मलेरिया से किस तरह बचा जाए। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब आपके पास आता हूँ। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में हमें टाइम दिया कि कौम मुल्क सल्तनत को अपने तजर्बे और अपने मुफीद मशवरे से नवाजें कि मलेरिया से हम किस तरह बच सकते हैं। और मलेरिया एक ऐसा मौलिक मर्ज़ हो चुका है जो कि हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हम देखें तो उसमें ये भी सर फहरिस्त आता है, और हमारे मुल्क में बहुत सारे जानें ज़ाया जाती हैं। पर्टिकुलरली जो बच्चों में अगर मलेरिया का अटैक हो जाए तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मलेरिया किस तरह फैलता है और इसके इब्तदाई सिग्नल क्या होते हैं, और क्यों ये वबा जो है कंट्रोल नहीं हो रही, आपे से बाहर हो गई है, इस पर ज़रा तबसरा दे दें, कर दें कोई, ताकि हमारे कौम मुल्क सल्तनत हमारे नाजरीन जो हैं उन तक ये अहम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सर। मलेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो शायद दिस इज़ द ओनली डिजीज़ जिसने किसी कहत से और किसी जंग से ज़्यादा इंसानों की जान ली है। सो इट्स अ सिंगल लार्जेस्ट ह्यूमन किलर ओवर हिस्ट्री, और ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। हम भी अब एक सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर
बहुत से मार्शी एरियाज़ होते हैं जिनमें मच्छर के ग्रो करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और ये मलेरिया मच्छर के ज़रिए ही फैलता है। सो एनोफिलीज़ मस्कीटो आपने नाम सुना होगा, जिसके ज़रिए ये फैलता है। अब इसमें अमूमन ये ज़्यादा प्रॉब्लम छोटे बच्चों में क्रिएट करता है, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जो लोग मलेरिया जोन्स में रहते हैं उनमें इसके ख़िलाफ़ डिफेंस बनना शुरू हो जाता है और प्रॉब्लम्स कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग ऐसे कंट्रीज़ जिनको हम टेम्परेट क्लाइमेट में कहते हैं, वो अगर मलेरियस रीजन में मूव करते हैं तो उनके लिए तो मलेरिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमारे यहाँ जो जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो मलेरिया का इंसिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हम साउथ की तरफ जाएँ, लोअर पंजाब है, सिंध की तरफ जाएँ, बिकॉज दीज आर फ्लड अफेक्टेड एरियाज़। जहाँ पे फ्लड होता है वहाँ पे पानी खड़ा होता है, जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ मच्छरों की अफजाइश होना शुरू हो जाती है, और ऐसी जगहों पे ये बीमारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब इसकी अलामतें जो हैं वो बच्चों और बड़ों में थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। बड़ों में तो ये क्लासिकल जो बुखार होता है एक दिन छोड़ के, और बहुत शदीद सर्दी लगती है और जिस्म कांपता है, और बुखार एक दिन रहता है, उसके बाद उतर जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है। ये मलेरिया की अमूमी किस्म है। इसकी एक और बड़ी ख़तरनाक किस्म जो एडल्ट्स में हो सकती है, वो उसको हम फैल्सीपैरम मलेरिया कहते हैं। फैल्सीपैरम मलेरिया में प्रॉब्लम ये होती है, जो खून की छोटी नसें हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, उनके अंदर सेल जो कैपिलरीज के हैं वो स्वेल करना शुरू कर देते हैं और खून की गर्दिश बंद हो जाती है, जिससे इंसान बेहोश भी हो सकता है, जिससे गुर्दे भी ख़राब हो सकते हैं, फेफड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा खून का अनयूजुअल तरीके से टूटना यरकान पैदा करता है। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात एडल्ट्स में पैदा होती हैं, लेकिन बच्चों में ज़रा अलामात मुख्तलिफ होती हैं। बुखार के अलावा बच्चे जो हैं वो, जैसे बच्चे बीमार होते हैं वो खेलना खाना बंद कर देते हैं, लेट जाते हैं, और उसके बाद तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। और कुछ बच्चों में यही पैटर्न आता है कि बुखार सर्दी के साथ होता है, उसके बाद कुछ देर के लिए उतरता है, फिर दोबारा हो जाता है, और अगर इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए तो ये जानलेवा साबित होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसका डायग्नोसिस है। जैसे मैंने आपको बताया, डायग्नोसिस कई मरतबा सिर्फ इस मरीज़ की अलामतों से ही तय किया जा सकता है ये मलेरिया है, लेकिन इसके लिए कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। जैसे हम ब्लड फिल्म के ऊपर मलेरिया पैरासाइट को देख सकते हैं, या कुछ ब्लड किट्स हैं उनके ज़रिए जो ये पैरासाइट है इसकी हम प्रोटीन्स को देख सकते हैं। उससे हमें इसे तशख़ीस करने में आसानी रहती है। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, इसके लिए WHO की पॉलिसी गाइडलाइंस है कि मलेरिया का इलाज जो है वो किसी एक सिंगल दवाई से नहीं करना चाहिए, ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन शुड बी यूज। सो अगर एक से हम एक ड्रग चूज़ करते हैं तो अगर उस पेशेंट को उससे रेजिस्टेंस है तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको मलेरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। उसके जो जरासीम है उनको पर, मसलन ये जो क्लोरोक्विन है, फैल्सीपरम मलेरिया के अंदर अफेक्ट नहीं करती। इवन कोनीन के भी सब लोगों में प्रॉब्लम आती है। इसलिए WHO की गाइडलाइंस आई थी लेट 90s में कि मलेरिया की ट्रीटमेंट जो है वो डुअल होनी चाहिए, सिंगल नहीं होनी चाहिए। उसमें से आर्टिमिथर ग्रुप की दवाइयाँ हैं, और इसके अलावा इसके साथ कोई और दवाई कंबाइन कर सकते हैं, तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट टाइम पे स्टार्ट कर दी जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं प्रोफेसर इमरान आपसे ज़रूर पूछूँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्लाइमेट चेंजेस जितनी तेज़ी से हो रही हैं और ये ग्लोबली हो रही हैं, और उनका इफ़ेक्ट भी उसी तरह तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारी बीमारियां जन्म दे रही हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल दें, 2022 से पहले काफ़ी हद तक मलेरिया कंट्रोल था, लेकिन जो फ्लड आया 2022 का, उससे जैसा आपने बताया कि साउथ पंजाब में इसके काफ़ी केसेस हैं, उसने जो है वो मलेरिया का इंसिडेंस जो है हमारी गरीब पॉपुलेशन जो थी, गरीब आबादियाँ थी, उसमें बहुत ज़्यादा 50-60 लाख जो थे घर जो है वो अफराद जो थे वो बेघर हो गए, और उसमें स्टैग्नेशन हो गई पानी की। उसकी वजह से देखा गया कि मलेरिया का इंसिडेंस बढ़ता चला गया। फिर आपने बच्चों का भी बताया कि बच्चों में इंटायरली जो है डिफरेंट किस्म की इलामात होती हैं, जो कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। मैं मोहम्मद आसिफ साहब की तरफ आता हूँ। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। ये मच्छर जो है इसका क्यों बिहेवियर इस तरह हो रहा है, और क्यों नहीं हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए, जबकि आलमी अदारा सेहत ने कह दिया कि 2030 में पाकिस्तान से भी मलेरिया जो है एलिमिनेट हो जाएगा, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक से उन्होंने एक टारगेट मुकर्रर कर दिया कि मलेरिया ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके लिए वैक्सीन भी, जो कि मैं प्रोफेसर साहब से ज़रूर पूछूंगा कि उसकी एफिकेसी कितनी है। तो आप कुछ थोड़ी सी मच्छरों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए। जी, मच्छरों की अगर देखा जाए तो 3 बड़ी किस्में हैं। एक एडिस ग्रुप का मच्छर है, जिसे एडिस एजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस है, जो डेंगू बीमारी फैलाते हैं।
दूसरा ग्रुप है क्यूलेक्स मस्कीटो, जिसे आम मस्कीटो भी हम कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये मस्कीटो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान में कोई डिजीज़ का वेक्टर नहीं है। बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया में ये बहुत सी डिजीज़ फैलाता है। तीसरा जो किस्म है इसकी, जिसे एनोफ्लीज मस्कीटो कहते हैं, वो मलेरिया का वेक्टर है और पाकिस्तान में इसकी तकरीबन 24 स्पीशीज़ जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। इनमें से 2 मेन स्पीशीज़ हैं, जिनमें एनोफ्लीज कोलिसीफेसिस और एनोफ्लीज स्टीफनसाई मस्कीटो जो हैं, ये मलेरिया के रिपोर्ट कन्फर्म वेक्टर्स हैं। अब ये जो मस्कीटोज़ हैं, इनका बिहेवियर जो है मलेरियस एरिया में, जहाँ पे खुला पानी खड़ा होता है, जैसे फ्लडेड वाटर होता है, या हम इरिगेशन की जो क्रॉप्स हैं, राइस क्रॉप है या शुगर केन क्रॉप है, उसमें जो पानी खड़ा होता है, या इरिगेशन चैनल्स के अंदर पानी खड़ा होता है, या किसी बिग वाटर बॉडी के अंदर जो पानी है, वहाँ पे इनकी ब्रीडिंग होती है। डेंगू के बरक्स डेंगू मस्कीटो की ब्रीडिंग क्योंकि घरों के अंदर छोटे स्मॉल कंटेनर्स में होती है। ये मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं, इनका ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन है वो बिग वाटर बॉडीज़ में होती है। इसलिए ये मस्कीटो ज़्यादातर जो है ना हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर पाया जाता है। अर्बन एरिया में निस्बतन इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है। तो हमारे जो फ्लडेड एरिया हैं, स्पेशली जो डेरा गाजी खान है, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, इसी तरीके से जो हमारा मियाँ वाली का इलाका है, बखर है, इनके जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारा पंजाब प्रोविंस में मलेरिया काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टेड है, जबकि अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत ही कम है। तो मस्कीटो जो है, ज़ाहिर है कि वो पानी के अंदर एग लेइंग करती है। एग लेइंग के बाद इसके अंडों से बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, जिन्हें लार्वी कहते हैं। ये लार्वी तकरीबन जो है ना 5 से 7 दिन पानी के अंदर रहते हैं, और इसके बाद फिर अडल्ट मस्कीटो जो हैं ये वहाँ से निकल कर जहाँ पे लोग जो हैं वो रहते हैं वहाँ पे आके इनकी बाइटिंग करते हैं। तो एनोफ्लीज मस्कीटो जो मलेरिया फैलाने वाली मस्कीटो, इसका बिहेवियर थोड़ा सा डेंगू से मुख्तलिफ है। डेंगू की मस्कीटो जो है उसे डे बाइटर कहते हैं, वो दिन के वक्त बाइट करती है, जबकि एनोफ्लीज मस्कीटो जो है मलेरिया फैलाने वाली, ये रात को बाइट करती है। तो रात को जब हम सोए होते हैं खुली जगहों के ऊपर या छतों के ऊपर सोए होते हैं या फैक्ट्री वर्कर सोए होते हैं, तो स्लीपिंग के दौरान ये हमें मस्कीटो जो है ना वो बाइट करती है, फीमेल मस्कीटो, और हमारा ब्लड सक करती है। तो फिर इसके लिए बचाव का तरीका ये है कि रात के वक्त जो लोग खुली जगहों पे सोते हैं वो मच्छरों से बचाव की मच्छरदानी मस्कीटो नेट्स लगा के सोएं, और या फिर अंदर पंखे लगा के फैंस के बगैर खुली जगहों पे ना सोएं। इसके अलावा मस्कीटो भगाने वाला लोशन भी अवेलेबल है, माउस पेल वगैरह ऐसा के मार्केट से मिल जाते हैं अच्छे। अगर वो लोशन लगा के सोया जाए तो तकरीबन ये 6 से 8 घंटे तक मस्कीटो को हमसे रिपेल रखते हैं। तो इस तरीके से हम मस्कीटो को जो है ना अपने से बचा सकते हैं। तो आपके मुताबिक ये है कि जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है वो रात को प्रवास करता है और उसकी कोशिश होती है कि वो बाइट भी रात को करे। फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया, जो फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्होंने कोई तकरीबन 12 लाख मॉस्किटो नेट डिस्ट्रीब्यूट किए उन एरियाज़ में जो फ्लड इफेक्टेड थे और एंडेमिक जहाँ पे मलेरिया की थी। लेकिन इससे क्या ऐसे अफराद जिनको नेट नहीं मिलता वो क्या करें? तो इसमें ये तरीकाकार है कि नेट जो है वो ज़ाहिर है ये चाहिए तो यही कि कम से कम जिस इलाके में मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा हैं वहाँ पे 80% पॉपुलेशन को या तो नेट प्रोवाइड किया जाए या फिर उनके घरों में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे किया जाए। तो दोनों स्ट्रेटजीज हैं गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की तरफ से, जहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जहाँ के घरों में जाकर वहाँ पर इंसेक्टिसाइडल स्प्रे करते हैं, जो कि तकरीबन 3 से 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो मलेरिया के लिए किया जाता है वॉल्स के ऊपर, क्योंकि इस मस्कीटो की एक और भी हैबिट है जो कि डेंगू के मच्छरों से डिफरेंट है। डेंगू के मस्कीटो डे टाइम में बाइट करने के बाद टेबल के नीचे, पर्दों के पीछे, अलमारियों के पीछे, चेयर्स के नीचे, ऐसी जगहों पे बैठती हैं। जबकि ये जो मलेरिया की मस्कीटो है ये रात को बाइट करने के बाद सारी रात जो नियरेस्ट वॉल्स होती हैं, वॉल सरफेस के ऊपर बैठती हैं या छतों के ऊपर बैठती हैं। इसलिए डेंगू के मस्कीटो को इंडोर रेजिडुअल स्प्रे से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी रेस्टिंग ऐसी जगहों पर जहाँ स्प्रे नहीं हो सकता। मलेरिया के मस्कीटो की हैबिट जो चूँकि वॉल से ऊपर है या छत के ऊपर है, तो वहाँ पे अगर सही तरीके से इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो जाता है तो ये 3 से 6 महीने तक मच्छरों के लिए इफेक्टिव है और बड़े अच्छे तरीके से मच्छरों को कंट्रोल करता है। तो इसलिए या तो दो स्ट्रेटजीज WHO की रिकमेंडेड है मलेरिया के लिए। एक तो या तो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स प्रोवाइड किए जाएँ जो तकरीबन 3 साल तक इफेक्टिव हैं, यानी ये मच्छरदानियाँ जो इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड लगा होता है और 3 साल तक इसके ऊपर जब भी मच्छर बैठता है वो इसको मारती रहती है। या फिर वॉल्स के ऊपर जो है ना हर साल जो है ना मानसून सीजन से पहले जो है ना इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया जाए। लेकिन वो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इसमें आसिफ साहब ये भी है कि इंसेक्टिसाइड जो है उसमें म्यूटेशन होने के बाद रेजिस्टेंस भी डेवलप हो गई है। जो आप कॉमन इंसेक्टिसाइड जो आप बता रहे हैं स्प्रे के, वो भी एक जो है मॉस्किटो जो है और ये जो पैरासाइट्स हैं इनमें रेजिस्टेंस आती जा रही है।
तो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि तमाम मलेरियस एरिया जो है वहाँ पे इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जो है एक वो बहुत बिग इशू है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बावजूद इंसेक्ट्स जो है वो पूरी तरीके से उससे किल नहीं होते। तो बेस्ट इसमें यही है कि आप जो मच्छर की परवरिश ना होने दें, कहीं पे पानी ना खड़ा हो। ये हमारे शहरियों का भी फ़र्ज़ है, हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपने इर्द गिर्द देखें कि पानी जो है अगर खड़ा होगा स्टैग्नेशन होगी। गमले हैं, टायर्स हैं, घरों में टैंक हैं, ये रूम कूलर हैं, इनके अंदर खसूसन तवज्जो दी जाए और स्प्रे भी किया जाए और मच्छरों को परवरिश होने से बचाया जाए तो मलेरिया से बआसानी बचाव हो सकता है। एक नाज़रीन छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ। वक्फे के बाद फिर मैं प्रोफेसर इमरान साहब से ज़रूर पूछूंगा कि मलेरिया से बचाव और मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से हमारी कौम बच सकती है। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस प्रोग्राम से मलेरिया से बचने के तरीके अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमान उनसे पूछ रहे हैं। तो मैं प्रोफेसर मोहम्मद इमरान मेरे साथ हैं, जो कि चेयरमैन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के और बड़े रिनाउंड फिजिशियन हैं। प्रोफेसर साहब ये बताएं कि जो मलेरिया का ट्रीटमेंट है वो भी बाज़ औक़ात हमारे फैमिली फिजिशियन भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मलेरिया को ट्रीट करना। आपने पहले बताया कि इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है और अगर डायग्नोसिस हो जाए तो उसमें हम आइसोलेट भी कर दें उस मरीज़ को जिसको मलेरिया है, ताकि कोई मॉस्किटो उसको आके बाइट ना करे और डिज़ीज़ की डिसएमिनेशन भी ना हो। दूसरे आप बता रहे हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। जी सर, ये जब शुरू में मलेरिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई क्लोरोक्विन से देयर वाज बेनिफिट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मलेरिया का जो जरासीम है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं उसने इसके ख़िलाफ़ डिफेंस बनाना शुरू कर दिया और दवाई इनफेक्टिव होना शुरू हो गई। उसके लिए फिर हमने कुनीन एक ट्रीटमेंट है जो इसमें इस्तेमाल होती है। कुनीन इज़ अ डिफ़िकल्ट ड्रग। कुनीन एक बिल्कुल सादा आम सा ड्रग नहीं है, इसके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़े केयरफुली पेशेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, बड़ी केयरफुली ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, स्पेशली अगर हम इंजेक्शन की सूरत में दें। उसके बाद हमारे पास एक नया ग्रुप ऑफ ड्रग डेवलप हुआ जिसको हम आर्टेमिसिनिन कहते हैं। आर्टेमिसिनिन दे आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि WHO ने जो गाइडलाइंस दी थी कि जो मलेरिया को है आप सिंगल ड्रग से ट्रीट नहीं करेंगे, ताकि जिस शख्स को ट्रीट करते हैं उसके अंदर इफेक्टिवली मलेरिया ख़त्म हो जाए और रेजिस्टेंस डेवलप होने का चांस कम हो जाए। सो हम एक ड्रग जो है वो आर्टेमिसिनिन ग्रुप से लेते हैं और दूसरा ड्रग हम किसी और से भी ले सकते हैं, बस फॉर एग्जांपल लुमाफेंट्रिन ऐड कर सकते हैं। सो सिंगल ड्रग से ट्रीटमेंट जो है किसी सूरत रिकमेंडेड नहीं है। और ऐसे लोग जिनको फैल्सीपैरम मलेरिया होता है उनके लिए तो सबसे बेहतर ये है कि ट्रीटमेंट जो है वो इंट्रावीनस होनी चाहिए, गोलियों की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, इंजेक्शन की शक्ल में होनी चाहिए। वो एक बड़ी सीरियस नोयत की बीमारी है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जब हम देखते हैं कि मलेरिया से प्रिवेंशन, जैसे कि आपने पहले बताया, आसिफ साहब ने भी बताया कि पहली चीज़ जो है कि हम वेक्टर पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। वेक्टर उस इंसेक्ट को कहते हैं जो बीमारी कैरी करता है, ख़ुद बीमारी नहीं लगाता या ख़ुद बीमारी की वजह नहीं बनता, बीमारी के जरासीम कैरी करता है और किसी शख्स के अंदर वो बीमारी उसके काटने से या किसी और तरीके से वो ट्रांसफ़र करता है। तो वेक्टर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका ये है कि जिस पेशेंट को मलेरिया हो गया उसको आइसोलेट किया गया, जैसे आपने भी जिक्र किया, ताकि इस मर्ज़ को मच्छर के काटने से दूसरों में फैलने से कम किया जाए। तीसरी चीज़ है कि हम उस जरासीम के ख़िलाफ़ कैसे रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। एक तो इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा ना कि जिस जगह लोग रहते हैं वो एडल्टहुड तक अगर इम्यूनिटी उनमें डेवलप हो गई होती है बार बार के एक्सपोजर की वजह से, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर है और कुछ सिलेक्टेड पॉपुलेशंस हैं, मसलन जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किसी तरह से लागरपने का शिकार हैं, कोई भी बीमारी है जैसे शुगर कंट्रोल में नहीं है या एडवांस कैंसर है या ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं, और स्पेशली बच्चे, उनके अंदर हमें वैक्सीनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम इसको वैक्सीन कर सकते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 60 से 80% के करीब जो है वो वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा अगर हम ऐसे लोग जो वल्नरेबल हैं, स्पेशली जिन इलाकों में जिन एरियाज़ में मलेरिया ज़्यादा है, वहाँ पे जो ये पॉपुलेशन है हम उसको वैक्सीन करना शुरू कर दें। आप देखें कि हेपेटाइटिस बी की यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का नतीजा क्या है कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी के मरीज़ बहुत कम होना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह अगर हम मलेरिया के ख़िलाफ़ वैक्सीन की कैंपेन शुरू करा दें तो इट मे बी
कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम मलेरिया से प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए प्रोफेसर साहब बड़ा फंड की ज़रूरत है, वैक्सीन को इंपोर्ट करना और फिर वैक्सीन को वैक्सीनेटर के थ्रू ख़ुसूसन उन इलाकों में जहाँ पे कि इसकी एंडेमिक है वहाँ पे पहुँचाना और लगाना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी हुकूमत जो है वो डेफिनेटली हमारे प्रोग्राम की वसातत से आपकी सजेशन से ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक पहले क्लोरोक्वीन आपने बताया कि अब बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, बड़ी सस्ती दवाई थी ये, लेकिन अब जो कम्बिनेशन आप बता रहे हैं कि क्या ये बहुत महंगी दवाई है और इसको कितने 3 दिन के लिए खाना है? सर क्लोरोक्वीन जो है वो अभी भी कुछ एरियाज़ में काम करती है, हर जगह क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन वी वुड लाइक के अब हम ये टेस्ट करने से पहले नहीं बता सकते कि ये पेशेंट जो है इसको जिस जरासीम से इन्फेक्शन हुई है वो क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट है या नहीं है। दैट्स वाई WHO ने ये पॉलिसी दी थी कि आप 2 ड्रग यूज़ करेंगे, सिंगल ड्रग नहीं यूज़ करेंगे। अब जो क्लोरोक्वीन है ना सिर्फ सेफ़ है, इज़ वेरी चीप एज़ वेल, तो ये काफ़ी सस्ती दवाई है। उसके मुकाबले में जो दूसरे कॉम्बिनेशन हैं वो थोड़े महंगे हैं। सो इसकी सप्लाई मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, किस तरह से इस ड्रग की कॉस्ट कट डाउन की जा सकती है। तो अगर इसकी कॉस्ट कट डाउन की जा सकती है तो ये बहुत सारे मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछूंगा कि अगर फ़र्ज़ करें एक मच्छर ने किसी शख्स को बाइट किया, कितने दिन बाद उसको मलेरिया की सिम्टम शुरू हो जाएंगी और फिर अगर वो इलाज नहीं कराता तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है? एक आपने शुरू में बताया प्रोग्राम में कि जी छोटी छोटी जो खून की नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और उस हिस्से को फिर खून की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। तो कितने दिन दरकार है मच्छर को बाइट करने के बाद किसी शख्स को मलेरिया की सिम्टम? अगर तो इतने दिन हैं कि वो किसी अच्छे मुस्तनिद आप जैसे फिजिशियन के पास आ जाए और साउथ पंजाब से चले जहाँ पे मच्छरों का हमला होता है और आके अपना इलाज करा ले, क्या इतना टाइम मिल जाता है? सर जो इंक्यूबेशन पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिसमें जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के बाद बीमारी की अलामतें आना शुरू हो जाती हैं, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मसलन अगर मच्छर ने काटा है तो उसके फ़ौरी बाद बुखार होना नहीं शुरू हो जाएगा, वो जरासीम जिस्म में कुछ देर पलेंगे, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको डिफीट करेंगे तो उसके बाद अलामात आना शुरू हो जाएंगी। सो इतने दिन पेशेंट जो है वो बग़ैर अलामात के ही रहेगा, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मलेरिया में ये इंक्यूबेशन पीरियड वेरिएबल है, ये 3 दिन से लेकर 10 दिन तक हो सकता है। सो इट्स क्वाइट वेरिएबल। और जिसके बाद जिस वक्त अलामतें आना शुरू हो जाती हैं उस वक्त जो सबसे पहली प्रॉब्लम है, जो मलेरिया के पैरासाइट हैं वो ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं और ब्लड सेल्स को तोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ यरकान पैदा करेंगे और खून की कमी पैदा करेंगे अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते। ये सिंपल वाला मलेरिया है, ये फैल्सीपैरम मलेरिया नहीं है। इसमें आपके जो सेल्स हैं वो खून के टूटना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से खून की कमी होना शुरू हो जाती है, मरीज़ में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, जो कि बच्चों में स्पेशली काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं उसकी वजह से। जो फैल्सीपैरम मलेरिया है वो एक रियल ट्रबल है कि मसलन दिमाग के अंदर सर्कुलेशन बंद हो गई, दिमाग अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो मरीज़ को शायद होश भी ना आए, अगर होश आए भी तो उसके दिमाग के अंदर जो उसके तमाम नॉर्मल फंक्शन है हो सकता है वो अफेक्ट हो जाएं। इसी तरह गुर्दे फेल हो सकते हैं, इसको हम ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। एकदम से सेल ब्लड के टूटते हैं, काले रंग का पेशाब आता है और वो बाज़ औक़ात गुर्दों को भी ख़राब कर देता है और गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर फेफड़ों की कैपिलरीज बंद होना शुरू हो जाए तो सांस में तंगी महसूस होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात पेशेंट्स को वेंटिलेटर तक ले जाना पड़ता है। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं इसकी ये वजह बड़ी से। सीरियस जी बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और ये कॉम्प्लिकेशन बआसानी प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल है अगर हम वेक्टर कंट्रोल कर लें जैसा आपने बताया। और आसिफ साहब से मैं दोबारा पूछता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वेक्टर कंट्रोल की? वेक्टर कंट्रोल में सबसे पहले तो हमारी पहली स्ट्रेटजी यही है कि बगैर किसी केमिकल के जहाँ भी पानी जमा है हमारे घरों के इर्द गिर्द या अगर हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो वहाँ बड़ी प्लेस पे उस पानी के निकास का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए। उसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करे और पब्लिक खुद भी जो है अपने रिसोर्सेज से पानी को अपने सराउंडिंग में जमा ना होने दें, क्योंकि पानी के अंदर ही मच्छर ने पैदा होना है। और दूसरा ये है कि अगर फिर मॉस्किटो के एरिया में आप रहते हैं तो अपने आप को मॉस्किटो
के काटने से बचाव के लिए जो है ना डिफरेंट मेथड्स हैं। पहली तो बात यह है कि आप घरों के अंदर जो आपके कमरे हैं जहाँ सोते हैं उनमें जालियाँ अगर टूटी हुई हैं तो उनको प्रॉपर्ली रिपेयर करा लिया जाए या उनको बंद कर दिया जाए ताकि मच्छर अंदर आके आपको काट ना सके। और अगर आप खुली जगहों पे सो रहे हैं तो आप फिर मॉस्किटो का रिपेलेंट लगाएं। बच्चे जो हैं अगर शहरों में रहते हैं उसमें डेंगू का खतरा है तो वो पार्क्स में जाते हैं शाम को खेलने के लिए, जो स्कूल में जाते हैं तो वो फुल स्लीव ड्रेस पहने और जो बॉडी के ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पे मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो है ना मॉस्किटो से बचाव मुमकिन है। और उसके बाद फिर जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे की हमारी टीम ने जब आपके घरों के अंदर आए, क्योंकि एक ख़ास स्ट्रेटजी है, कोई बंदा खुद से स्प्रे नहीं करेगा, वो गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है, उसमें पेशेंट्स के लोड के हिसाब से डिसाइड किया जाता है या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना ज़रूरी है या नहीं। तो जब भी स्प्रे करने वाली टीम आप लोगों के घरों में आए तो आप उससे कोऑपरेट करें और सारे कमरों के अंदर प्रॉपर्ली छतों के ऊपर भी स्प्रे करवाएं। होता यही है कि टीमें घरों में स्प्रे करने के लिए आती हैं तो घर वाले कोऑपरेट नहीं करते और टीमें बार बार लॉन में स्प्रे करके चली जाती और हैं। वो स्प्रे की इफादियत कितने अर्से तक रहती है? 3 से 6 महीने तक उसकी इफादियत है। और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो इंसेक्टिसाइड परचेज़ करती है वो WHO क्वालिफाइड इंसेक्टिसाइड होती है। उसको प्रॉपर्ली डिफरेंट जगहों पे पहले टेस्ट किया जाता है, उसका रेजिस्टेंस लेवल भी देखा जाता है और उसके स्प्रे के ऊपर एफिकेसी भी देखी जाती है। और उसके बाद फिर जो बेस्ट क्वालिटी का इंसेक्टिसाइड होता है वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल वहीं प्रोक्योर किया जाता है। तो ये भी है कि आप पब्लिक से प्राइवेट तरीके से जो सब स्टैंडर्ड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो भी खुद से हरगिज़ स्प्रे ना करवाएं क्योंकि वो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है जिसके तहत एक फिक्स तरीके से इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है उसी को ही आपको अडॉप्ट करना चाहिए और खुद को मस्कीटो मेरा से ख्याल बचाना चाहिए। जैसा आपने बताया कि शहरी अपने घर पर मच्छर भगाओ लोशन तो बासानी लगा सकती हैं। रात के टाइम अगर आप समझते हैं कि आपके घर में मच्छरों की आमद है तो आप मच्छर भगाओ लोशन ज़रूर लगाएं और अपने जिस्म को भी ढाँप के रखें। जिस हमारे स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कौम मुल्क सल्तनत को बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। प्रोफेसर इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हमारी जो वज़ीर आला साहिबा हैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी ये विज़न है एक कि सेहत जो है वो लोगों की दहलीज तक पहुँचे और साफ़ सुथरा पंजाब देना चाहती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वैक्सीन जो है, जिसका आलमी इदारा सेहत ने भी कहा है कि तमाम ममालिक जो हैं जहाँ पे एंडेमिक है मलेरिया की वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ख़ुसूसन बच्चों में वो वैक्सीन लगवाएं, क्या ये कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम या पॉसिबिलिटी होगी कि हमारे ईवानों में जो साहिब इक़्तिदार या पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं वो, आप क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ पे अमल दरामद कराएंगे? जो बीमारियां हैं उनकी ना हम जो ट्रीटमेंट है उसको मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, जी हाँ। सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन और क्वाटरनरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले इलाज किया जाए। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है जिस वक्त बीमारी होती है उस वक्त इलाज किया जाए। टर्शियरी प्रिवेंशन होती है बीमारी होने के बाद, और क्वाटरनरी प्रिवेंशन होती है अगर किसी में कोई डिसेबिलिटी पैदा हो गई है तो उसकी डिसेबिलिटी को हेल्प किया जाए। अब इन तमाम स्ट्रेटजीज़ में जब हम देखते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसमें ख़र्चा कम से कम होता है, नुकसान कम से कम होता है, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर देखें एक शख्स को अगर हार्ट अटैक हो जाता है इसका मतलब है उसका हार्ट डैमेज हो गया है। अब आप उसमें स्टेंट डाल दें, आप उसके कोई ऑपरेशन कर दें, इसका मतलब होता है हार्ट डैमेज हो गया है। अगर आप उसको हार्ट अटैक होने से पहले ही कोई इलाज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसके हार्ट को सेव कर लिया, अब वो शख्स नॉर्मल तरीके से काम करता रहेगा। तो इसी तरह मलेरिया के अंदर भी है या किसी भी बीमारी में जो प्राइमरी प्रिवेंशन है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी होती है। इसमें सबसे कम खर्चा आता है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को बाकी बीमारियों के लिए भी ना सिर्फ प्राइमरी प्रिवेंशन मलेरिया में नहीं, बाकी बीमारियों में भी प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करना चाहिए। क्या आप समझते हैं हमारे जो पंजाब का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें इसकी वैक्सीन को डाल दिया गया है? ये मैं आसिफ साहब आपसे पूछता हूँ क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एक लीडर है पंजाब में कि बीमारियां ना हो। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि प्राइमरी प्रिवेंशन बड़ी ज़रूरी है। जी, इस वक्त तक अभी तक WHO ने 2 मलेरिया की वैक्सीन हैं जो रजिस्टर हुई हैं WHO के साथ। काफ़ी अर्सा तक तो मलेरिया की वैक्सीन रजिस्टर ही नहीं हो सकी थी, डेवलप नहीं हो सकी थी। तो इसकी वजह ये थी कि इसकी 4 डिफरेंट स्पीशीज़ थी प्लाज्मोडियम की और एक 5वीं स्पीशीज़ भी आ गई। तो 5 स्पीशीज़ हैं, पाँचों स्पीशीज़ को एट ए टाइम हिट करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए अभी रिसेंटली 2 वैक्सीन जो है ना वो लॉन्च हुई हैं, लेकिन WHO ने उसको रिकमेंड किया है।
मगर वो उन एरियाज़ के लिए अभी WHO ने रिकमेंड किया जहाँ पे मलेरिया की इंडेमिसिटी बहुत ज़्यादा, यानी जो अफ्रीकन रीजन्स के हैं जहाँ पे 90% तक मलेरिया का लोड है। अभी पाकिस्तान में कोई भी वैक्सीन जो है ना उस तरीके से रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन इंस्टीट्यूट हेल्थ पब्लिक हेल्थ IPH के फोरम से और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कोलैबोरेशन से हम WHO और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम इस फोरम के ऊपर हैं, पॉलिसी डायलॉग्स चल रहे हैं। तो एक्सपर्ट व्यूज़ के बाद जैसे ही ये फाइनल डिसीजन होता है कि ये वैक्सीन जो है उसके लिए पायलट स्टडी पहले की जाएगी, एज इट इज़ इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके स्मॉल स्केल के ऊपर हम लोग इसकी पायलट स्टडी करेंगे दूसरे अकेडमिया के साथ मिलकर IPH के फोरम से इंशाल्लाह। तो इसके फिर रिज़ल्ट की बेस के ऊपर फिर फर्दर हम गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि आप जो है ना वो मलेरिया की वैक्सीन को इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वहाँ इट इज़ सक्सेसफुल पायलट स्टडी तो फिर हम लार्ज स्केल स्टडी करके इसके लिए फिर डोनर जो है ना रूटीन में बच्चों के लिए यूनिसेफ डोनर सपोर्ट करता है वैक्सीन के लिए, और एल्डर्स के लिए WHO होता है। तो फिर डोनर्स के साथ भी मीटिंग हमारी वैसे भी चल रही है। तो जैसे ही ये फाइनल कंक्लूजन पे आता है ये मैटर, तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके लिए जो है ना वो वैक्सीन इंक्लूड की जाएगी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। लेकिन उसके लिए थोड़े से प्रीलिमिनरी स्टेप्स हैं जो कि रिसर्च से रिलेटेड हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना ये वैक्सीन जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट होगी पाकिस्तान में भी। नाज़रीन, ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि हमें दूसरे ममालिक की एड पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और ना हमें ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए कि हम सेल्फ सफिशेंट हों हर मैदान में। जिस तरह प्रोफेसर इमरान साहब ने कहा कि प्राइमरी प्रिवेंशन होलिस्टिक अप्रोच यही है मलेरिया से बचने के लिए कि प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएं। प्राइमरी लेवल पे मच्छरों को जो अटैक किया जाए उससे बीमारी भी से बचा जा सकता है और ख़र्चा भी बच सकता है, रादर दैन दिस के हम किसी दूसरे ममालिक पे डिपेंड करें। लेकिन आलमी अदारे सेहत के ये फ़राइज़ में शामिल है कि ऐसे ममालिक जहाँ पे इस किस्म के वबाई अमराज होते हैं वहाँ पे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उन्हें हर तरीके से एड पहुँचाएँ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और आइंदा हफ्ते फिर हम हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। प्रोफेसर मोहम्मद इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। हम फिर आइंदा भी किसी और मौजू पे आपको तकलीफ़ देंगे। आइंदा हफ्ते फिर हम वो बीमारियां या वो वबाई अमराज जिसका कि सोसाइटी में बर्डन ज़्यादा हो उसके एक्सपर्ट बुला के आपके लिए अहम सवालात करेंगे। खुदा हाफिज़।